हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लेसन नंबर 1 में एक रिवीजन फॉर्म में आप क्या क्या चीज़ें कवर कर सकते हैं, मतलब व्हाट इज़ एसेंशियल। एटलीस्ट इतना तो आपको करके जाना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ इतना, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन एटलीस्ट दिस मच जो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो उतना सा काम करके जाएँ। थोड़ा सा मैं कुछ टॉपिक्स को बताऊँगी तो उनको प्लीज़ डिटेल में कवर करें, है ना। एटलीस्ट इतना करें क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस फ्रेम आउट हो सकते हैं 2020 और 2021, ये वाला जो सेशन है इसमें सिलेबस कर्टेल भी हो चुका है, तो जो क्वेश्चंस कवर होंगे वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे। तो आपके पास मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी आ सकता है, वन वर्ड फॉर्म में भी आ सकता है, ओपन एंडेड आ सकता है, मल्टीपल चॉइस प्रॉपर उस तरह से दिए जा सकते हैं। आपके पास असर्शन रीजनिंग के भी 2-3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे वाले इस चैप्टर में से बनते हैं। तो यहाँ पर आपको जहाँ कहीं भी डिफरेंसेस आएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो जहाँ कहीं भी डिफरेंसेस दिखेंगे ना, वेदर भी क्रिस्टलाइन अमॉर्फस या फिर आपके जो टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं, नेचर ऑफ सॉलिड्स, उसके बीच में जो डिफरेंसेस बन रहे हैं, तो वहाँ डिफरेंसेस पे से उठा करके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस आराम से फ्रेम आउट किए जा सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको बीच में एक जगह एग्जाम्पलीफाई भी कर दूंगी क्यों आपको वो डिफरेंसेस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम गलतियाँ वहीं पे करते हैं। जब आपने वो सारे डिफरेंसेस किसी के लिए पढ़े हुए होंगे ना, आपको पता होता है कि ये प्रॉपर्टी इसी की है, रीज़न में वही एक और प्रॉपर्टी रख दी जाती है। एंड कई बार आप इसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। आप दो प्रॉपर्टीज़ आपको दिए, एक एसर्शन में दिए, एक रीजनिंग में दिए, और आप ये सोचते हैं कि हाँ ये दोनों तो इसी पर्टिकुलर सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसको आप उस रीज़न को एसर्शन के लिए एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एसर्शन बिल्कुल अलग चल रहा होता है और रीजनिंग अलग चल रहा होता है। तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। मैं अभी बीच में एक आधा ऐसा क्वेश्चन बता भी दूंगी जहाँ बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ कर सकते हैं, है ना। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जिनके बारे में डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो है द फोरमोस्ट थिंग, टाइप्स ऑफ नेचर भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एंड फोर्सेस एक्टिंग, क्योंकि इन दोनों के बेसिस पे अलग अलग कैटेगराइजेशन दिया है। सॉलिड्स के बेसिस पे आपके पास अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन आ रहे हैं। देन फोर्सेस की जब आप बात करते हैं, आपके पास मोलिकुलर आता है, आपके पास आयनिक आता है ना। तो अपने वहाँ पर भी हमें करने की ज़रूरत है। मेटालिक भी आ जाएगा, कोवेलेंट आ रहे हैं हमारे पास। तो इस तरह से आपको फोर्सेस भी जो एक्ट कर रहे हैं उनके बारे में बात करनी है, आपको जो सॉलिड के टाइप्स हैं उनके बारे में भी बात करनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रिपेयर वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आएगा आपका बेस्ड ऑन डेंसिटी। ये तो श्योर है, आना ही आना है। डेंसिटी का फॉर्मूला, उसमें से 5 फैक्टर्स हैं ऐसे जो वेरिएबल्स हैं, तो उनमें से 4 आपको पता होंगे, एक वेरिएबल ऐसा होगा जो अननोन होगा, एंड ऑफ कोर्स दैट यू नीड टू कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन में अब यहाँ पर जो स्ट्रेस करने की बात है, या जो सोर्स ऑफ एरर मैं कह सकती हूँ इन न्यूमेरिकल्स में, वो ये है कि आपको यूनिट्स का बेहद ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो चीज़ गलत हो सकती है ना, वो यूनिट्स हो सकती है। अदरवाइज वेरी सिंपल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन बच्चे गलतियाँ यूनिट्स में ही कर जाते हैं। तो आपको यहाँ यूनिट्स का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एंड दैट ऑल्सो आई अपडेट यू। साथ में इसके बाद में एक और चीज़ प्रिपेयर करनी है, वो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप तब डिराइव कर पाएंगे जब आपको लोकेशंस पता होंगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की, टेट्राहेड्रल वॉइड की, कि एक क्रिस्टल में या एक यूनिट सेल में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कितने होते हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू टॉक अबाउट एचसीपी, व्हेन यू टॉक अबाउट सीसीपी, तो कितना नंबर है इन वॉइड्स का, ये बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इन वॉइड्स में कैटाइन जा रहा है या एनाइन जा रहा है ना। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर दोनों जो वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देर आर मैनी फैक्टर्स व्हाट यू रियली नीड टू नो अबाउट, वो भी मैं आपको अभी यहाँ थोड़ा सा बीच में बता दूंगी। देन एक प्रिपेयर कीजिए आप, ये डिराइव फार्मूला ए बी या पी क्यू आर की फॉर्म में दे सकते हैं, तो वो ध्यान रख लेना, है ना। एक आपका जो यहाँ पर आ सकता है वो है, यहाँ पर जो पूछा जा सकता है वो है पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। तो आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन का भी पता होना चाहिए। और सिर्फ पैकिंग एफिशिएंसी के लिए मत तैयार रहिए। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में अगर आता है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर आता है ये, तो इसके लिए फ्री स्पेस के बारे में भी पूछा जा सकता है ना। आई गेस यू नो 100 में से माइनस करके पैकिंग एफिशिएंसी, रेस्ट इज द फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस भी निकालना आना चाहिए। तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इवन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना। उसके बाद में आपको जो ज़रूरी है वो है डिफेक्ट्स।
अब ये डिफेक्ट्स जो हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है ना, एक स्ट्रेट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है इसमें। सेकंड जो हो सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन की फॉर्म में आएगा, अब उसके बारे में तो आपको डिटेल होना, पता होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट हैपेंस व्हेन, तो कुछ भी सर्कमस्टांसेस दे दिए आपको, जेड को हीट कर रहे हैं भाई, क्या होगा उसमें, तो आपको वहाँ पे इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी बेटा एक तो। हाँ, ये चीज़ मैं यहाँ पे इंसिस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं जो बच्चों के पेपर्स चेक कर रही हूँ तो उसमें मुझे यही नज़र आता है, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, आप अपने आंसर की क्वालिटी को एनहांस नहीं करना चाहते हो। व्हाई डोंट यू पुट अप सम एग्जांपल्स ओवर देयर। केमिस्ट्री है, विदाउट इक्वेशंस तो इट इज़ नथिंग, बहुत एम्प्टी है। अगर आप बिना इक्वेशंस के काम कर रहे हो तो यू डोंट डिजर्व फुल मार्क्स। आप सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहे हो, स्टेटमेंट कई बार ऐसा होता है कि आपके स्टेटमेंट्स अप टू द मार्क नहीं होते हैं। ऐसे में व्हेन आप कुछ एग्जांपल्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप इक्वेशन सपोर्ट कर रहे हो, तो आपकी अगर लिखने में कोई गलती हो जाती है तो आपको सिर्फ उस बेनिफिट पे भी, उसका भी बेनिफिट मिल जाता है उस बेसिस पे कि अगर आपने इक्वेशन लिखा है तो व्हाई डोंट यू राइट। जब आपको पता है, जैसे अभी मैंने जेड को कहा व्हाट हैपेंस ऑन हीटिंग, सो यू बेटर राइट वन एक्सप्लेनेटरी इक्वेशन, एक इक्वेशन लिख करके उसके नीचे सब कुछ लिख दिया कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, फिर आप वर्ड्स में लिख दीजिए। वर्ड्स में कोई कमी भी रह गई तो इक्वेशन में से चेक हो जाएगा। यू डोंट नो व्हाट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, वो क्या ढूंढ रहा है, कौन सा वर्ड ढूंढ रहा है, जो वहाँ नहीं मिलेगा लिखे हुए में वो एटलीस्ट आपको इक्वेशन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेक इट अ हैबिट ऑफ राइटिंग द इक्वेशन। ये बच्चे नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ पर बन सकता है वो है अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। तो अकाउंट फॉर द फॉलोइंग के लिए भी आपको तैयार रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग में आपको बिल्कुल ही अपनी तरफ से ही एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। एंड ऑफ कोर्स मल्टीपल चॉइस में तो आएगा ही आएगा ना, ऑब्जेक्टिव किसी भी फॉर्म में बन सकता है। एंड बी प्रिपेयर फॉर रिसर्च एंड रीजनिंग ऑल्सो, वो भी इस पर बन सकता है, बट ये बेसिक हैं जो आने चाहिए आपको इस तरह से ना। तो डोंट बी एवरी टाइम प्रिपेयर फॉर अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ओनली, ये ट्विस्ट भी हो सकते हैं। तो हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है, और ये तभी होता है जब आप उसको बहुत थरोली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं अब जल्दी से यहाँ पे। अब आपको मालूम है कि फ्लूइड्स जो होते हैं उनकी एबिलिटी फ्लोइंग वाली है ना, और कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होंगे जिनकी सॉलिड होते हुए भी एबिलिटी फ्लो करने की है। तो फ्लूइडिटी अगर किसी सॉलिड में आ जाती है तो दोज आर नोन एज स्यूडो सॉलिड्स। स्यूडो कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं उन्हें, और स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं। तो ऐसा वाला ग्लास का एग्जाम्पल आएगा, रबर का आएगा, प्लास्टिक का आएगा, ये सारे के सारे अमॉर्फस होंगे, तो वो ध्यान रख लेना। अभी फिलहाल जो यहाँ पर मार्क करने वाली बात है वो है आपका ऑन द कॉन्ट्रैरी। यहाँ से आगे का ले लेते हैं, या द से लेते हैं। The constituent particles in solids have fixed positions and can only oscillate about their mean positions. This explains the rigidity in the solid. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लेना पहले अच्छे से, है ना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं उनके बीच, उनके बारे में ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, एक आपके पास एग्जाम्पल आ रहा है कार्बन नैनो ट्यूब्स का। आर न्यू मटेरियल्स दैट हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड मटेरियल दैट आर टफर देन स्टील इवन। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार रहिएगा, लाइटर देन एल्यूमिनियम एंड हैव मोर कंडक्टिव प्रॉपर्टी देन कॉपर आएगा अभी आगे, तो वो देख लेना आप। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ, ये देखिए कॉपर। सच एग्जाम्पल्स, ये वाले जो सच मटेरियल्स हैं में प्ले, such materials may play an expanding role in future development of science and society। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हम किस चीज़ के साथ कोप अप कर सकते हैं। और या ये भी पूछा जा सकता है कार्बन नैनो ट्यूब्स भाई इसका एडवांटेज क्या है, ये क्यों हमारे लिए नया स्कोप बन रहा है, ऐसे ये वाला मटेरियल। तो नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स का क्या फ़ायदा है। एंड जो बच्चे नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं उनको तो ये चीज़ बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से वाइवा का भी एक क्वेश्चन बनता है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट भी इस पर बेस्ड है तो प्लीज़ इंश्योर कि आप इस लाइन को अच्छे से पढ़ के जाएँ, है ना। स्टील से टफ है लेकिन एल्यूमिनियम से लाइट है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए दोनों पॉइंट्स इससे बहुत अच्छे हो गए। आपको टफ़ की भी ज़रूरत होती है और ऐसी चीज़ चाहिए जो लाइट इन वेट भी हो, क्योंकि आप हैवी आर्टिकल्स नहीं कैरी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ का आपको बेनिफिट मिल रहा है, इसीलिए नैनो ट्यूब्स जो हैं वो कार्बन के, उनको हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स देम कि इनसे कुछ नया बनाया जा सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये ध्यान रख लेना। एंड इन फ्यूचर आर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, सी दे आर गोइंग टू प्ले अ रोल ऑफ दिस। मैग्नेटिक मटेरियल भी हैं, बायोडिग्रेडेबल भी हैं ना, तो बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे। ये सारे पॉइंट्स आप
ध्यान दे के चलेगा, इसको ओवररूल नहीं करें। मतलब ये ना सोचिए कि फर्स्ट पेज ही तो है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है, बट नहीं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से उठा करके कई बार लाइन्स दी जाती है। तो दिस पैराग्राफ इज़ वेरी एसेंशियल, गो थ्रू इट, है ना, ये पूरा का पूरा आप तो इसको पूरे को मार्क कर लें कि यू नीड टू गो थ्रू, आपको इसको पूरे को देखना है, तो ये इसको एक बार मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ अगर आप छोड़ भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करेंगे और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की, तो प्लीज़ इनको भी याद रख लीजिए एक बारी। डेफिनेट मास वॉल्यूम शेप हो गया, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बहुत शॉर्ट होते हैं क्योंकि क्लोजनेस है, और क्लोजनेस है इसीलिए स्ट्रॉन्ग है, और ये जो है ये अपने मीन पोजीशन से ही ऑसिलेट करते रहते हैं, इनके अंदर रेस्ट्रिक्टेड मोशन है, ये ध्यान रखिएगा। एंड दे आर इनकम्प्रेसिबल ऑफ कोर्स, क्योंकि दे आर टू क्लोज, इससे ज़्यादा उनको फर्दर क्लोज नहीं लाया जा सकता, एंड बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल सो दे आर रिजिड ऑल्सो। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स आपके पास में यहाँ आ गए। अब बात आती है यहाँ पे एमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। हालांकि यहाँ पे पूरे पैराग्राफ दिए हुए हैं, पैराग्राफ को आप थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ लीजिए, इसमें आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, जैसे ये सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्ट्स जो है। अब ये क्वार्ट्स जब आता है ना, तो यहाँ पर फिर से कन्फ्यूजन की गुंजाइश आ जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स मैं अभी और भी बता दूंगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा सा इसमें से पढ़ लीजिए। क्वार्ट्स का मैंने क्यों कहा, क्योंकि क्वार्ट्स दिया है या क्वार्ट्स ग्लास दिया हुआ है, दोनों अलग अलग आ जाते हैं। तो क्वार्ट्स को तो यहाँ कैटेगराइज किया जा रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, लेकिन जब आप एमोर्फस की बात करते हैं तो एमोर्फस में एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपके पास क्वार्ट्स का ही आ जाता है, वो है क्वार्ट्स ग्लास। तो प्लीज़ ध्यान देना, मल्टीपल चॉइस में अगर आ रहा है तो वो क्वार्ट्स ग्लास पूछ रहे हैं या क्वार्ट्स पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, और फिर उसमें ऑप्शंस दिए होंगे। बच्चे जल्दी से क्वार्ट्स पढ़ते हैं और क्रिस्टलाइन लिख देते हैं, पर अगर क्वार्ट्स ग्लास दिया हुआ है ना, सो बेटर राइट एमोर्फस फॉर दैट। ओके, तो फ्यू एग्जांपल्स मोर आई लेट यू नो, वो भी देखते हैं। देखिए, बल्कि इसमें आ भी रहा है नीचे, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर्स, ये ऑफकोर्स ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये कंपेयर किए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये क्वार्ट्स क्रिस्टलाइन एंड क्वार्ट्स ग्लास जो कि अमॉर्फस है, दोनों के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। तो क्वार्ट्स इज़ एन एग्जाम्पल जो दोनों में कैटेगराइज हो सकता है, अमॉर्फस भी और क्रिस्टलाइन भी, है ना। तो अगर ग्लास टिपिकली उसके साथ आया हुआ है तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस, तो वो थोड़ा सा ध्यान दे देना आप। बाकी यू कैन गो थ्रू इट, मैं तो आ रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इसमें जो डिफरेंसेस दिए हुए हैं। बट डिफरेंसेस से पहले फिर से एक चीज़ आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है, ये भी, ये हमारा है। अब देखिए, इसके ऊपर में एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, वो मैं बताती हूँ आपको। ऑन हीटिंग ऑन द अदर हैंड, ये पूरा आ गया यहाँ पे, दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, ये स्यूडो के बारे में आ रहा है। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशंस आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस, ये है ना आपका। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि ग्लास ऑब्जेक्ट्स जो हैं एंशिएंट सिविलाइजेशंस के, दे आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस, मिल्की भी है और साथ में दे आर थिकर टुवर्ड्स द बॉटम। इस पे भी एक क्वेश्चन आता है कि ओल्ड विंडो ग्लास पेन्स जो हैं, खिड़कियाँ जो हैं, पुरानी जो ज़माने की चीज़ें हैं उनमें, दे आर थिकर टुवर्ड्स द बॉटम। थिकर टुवर्ड्स बॉटम भी पूछा जा सकता है आपसे, बिकम मिल्की इन अपीयरेंस ये भी पूछा जा सकता है कि आप न्यू ग्लास अगर देखेंगे तो वो मिल्की नहीं होता, वो आर पार आराम से दिख जाता है, लेकिन बड़ा ब्लर सा और मिल्कीनेस सी उसमें आ जाती है, टर्बिडिटी सी दिखाई देती है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है जब वो पुराना हो जाता है। तो क्यों हो जाता है, तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा, तो वो यहाँ से पढ़ लें। और समटाइम्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड्स, दिस इज टू बी एम्फेसाइज्ड। ये रीज़न में भी पूछा जा सकता है, और कभी तो आपको रीज़न देना हो तो तब भी ले सकते हैं, और अगर कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स एक ही बात है। मैं अभी बार पहले भी बोल चुकी हूँ, जब मैंने क्वार्ट्ज ग्लास आपको समझाया था तब भी मैंने बोला था स्यूडो सॉलिड है लेकिन ये सुपर कूल्ड लिक्विड है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि दोनों तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर फिर से एक क्वेश्चन आया था, जैसे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे एक लिख करके, असर्शन रीजनिंग का है। द असर्शन इज गिवन टू यू कि ग्लास पेन्स आर मिल्की, मिल्की का थोड़ा सा वाव हो गया, ओल्डर वाले लिख देना, ओल्ड विंडो ग्लास पेन्स या ना, आर मिल्की एंड थिक टुवर्ड्स बॉटम। ऑफकोर्स बिल्कुल सही बात दी हुई है असर्शन में ना, तो असर्शन जो पॉइंट की तरह से दिया हुआ है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन जब इसका रीज़न दिया गया था तो वो था कि ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड,
अब बेटा ग्लास इज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, जब सुपर कूल्ड लिक्विड कह दिया ना तो अपने आप ही उसकी यही वाली प्रॉपर्टी इंडिकेट हो रही है। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ पे रीजन इज प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। यहाँ दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, और प्रॉपर रीजन जो है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है आपके असर्शन को। तो ध्यान रखिएगा ऐसे वाले केसेस में ये बिल्कुल सही हो जाता है ना। लेकिन अगर मैं जैसे ये तो चलिए ठीक है, इसका ग्लास पेन्स के बारे में दिया हुआ है, लेकिन जैसे यहाँ डिफरेंसेस अगर आप देखेंगे नीचे में, अभी एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी जो है इसके बारे में बहुत ध्यान रखना बेटा। कई बार कुछ बुक्स में भी कुछ गलत दिया होता है, तो ये नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करें। अगर आप अलग अलग तरीके की बुक्स को रेकमेंड कर रहे हैं, ले रहे हैं, रेफरेंस की तरह से ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं आप, जैसे एक नाम नहीं ले रही हूँ मैं अभी यहाँ पे क्योंकि वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बुक का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन एक बुक है उसमें उन्होंने क्रिस्टलाइन ये पूरा प्रॉपर्टी तो बड़े अच्छे से समझाई हुई है, लेकिन इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये बहुत अच्छे से सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कंटेंट दिया है तो कंटेंट नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन जब इस कंटेंट के ऊपर बेस्ड उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है असर्शन रीजनिंग का ही, तो उसमें उन्होंने गलत कर रखा है। उन्होंने एमॉर्फस को एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज से लेते हुए बताया है और उसको उन्होंने बिल्कुल सही ग्रांट किया है। तो बेटा इसीलिए कह रही हूँ, अगर आपका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है, आपकी नॉलेज बहुत सही है, तो प्लीज़ जब आप दूसरी बुक्स को शेयर करते यूज़ करते हैं रेफरेंस की तरह से, तो प्लीज़ उनमें अंधाधुंध उनके ऊपर ध्यान ना दें, है ना। वो नहीं करना है ऐसा। आप अपनी नॉलेज अपना प्रॉपर रखें, जो बेस बना के चलें, बेस आप प्लीज़ एनसीईआरटी का ही बना के चलें। तो बुक्स में क्योंकि कई बार होता है प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बुक गलत है, लेकिन प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है ना। अब जैसे वहाँ पे जो था वो मुझे पसंद नहीं आया था क्वेश्चन, अब मैं जो उसके ऊपर ही एक बार फ्रेम आउट करती, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं आपको बता सकती हूँ उसका भी एक रीजनिंग सेशन का क्वेश्चन। देखिए जैसे मैं एक यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, एसेशन बता रही हूँ मैं आपको ना, कि एमॉर्फस, वहाँ इसी को गलत लिखा हुआ था, एमॉर्फस सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, ठीक है, वहाँ ये वाली चीज़ लिखी हुई है और वो कह रहे हैं कि असर्शन बिल्कुल सही है, जबकि मेरे हिसाब से असर्शन जो है वो सही नहीं है। एमॉर्फस एनाइसोट्रोपिक नहीं होते भाई, उन्होंने इसको भी सही लिखा हुआ है। एंड इसके रिस्पॉन्स में जो रीज़न है वो है कि एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव डेफिनेट अरेंजमेंट, अरे लिख रही हूँ ना, वो बहुत है ना, अरेंजमेंट ही है ये, ठीक है। तो ठीक है, इन्होंने ये चीज़ समझाई हुई है, एक बारी कह रहे हैं कि एमॉर्फस सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, दूसरी बारी कह रहे हैं कि वो डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं होता है उनके पार्टिकल्स का। तो ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं उनमें प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता अरेंजमेंट, इसीलिए तो आइसोट्रोपिक होते हैं। तो यहाँ पे रीज़न इज़ करेक्ट बट असर्शन रॉन्ग है, एंड उस बुक में असर्शन भी करेक्ट दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं करना है आप अपने, तभी मैंने कहा कि अपना जो बेस है वो एनसीईआरटी को लेकर के चलो, तो एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल सटीक चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो एक तो मैंने आपको बताया कि स्यूडो एंड द अदर नेम टू स्यूडो सॉलिड्स है सुपर कूल्ड लिक्विड ओनली, तो वो हमेशा हमेशा ग्लास के लिए, जो कि एक अमोर्फस सॉलिड है, उसके लिए काम आता है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप ये डिफरेंसेस पढ़ें तो इन डिफरेंसेस को बहुत ध्यान से पढ़ना, देखना कि क्या वो एक नई प्रॉपर्टी है या वो किसी असर्शन के लिए रीज़न का काम कर रहा है। ये नहीं कि यहाँ से उठा के दो प्रॉपर्टी रख दी और आप कहें कि अच्छा ये तो प्रॉपर्टी दोनों क्रिस्टलाइन की है, तो चलो भाई ये रीज़न असर्शन के लिए एक्सप्लेनेशन हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता। दो अलग अलग प्रॉपर्टी मीन्स दो अलग अलग प्रॉपर्टी, ओके। बहुत जेन्युइन वे में आपको देखने की ज़रूरत है, इनफैक्ट यही एक जगह होगी जहाँ गलत कर सकते हैं आप लोग। बाकी अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए हाँ राइट फ्यू डिफरेंसेस, तो यू पीपल ऑल वंस ऑन, तो यू कैन ईजिली राइट। प्रॉब्लम ही तब आती है जब आपके उनको फंडामेंटल्स को कहीं लॉजिकल इस्तेमाल किया जाता है लॉजिकल वे में, तो वो गड़बड़ हो जाती है ना। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया है एक क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू मी इट शुड हैव बीन कि रीज़न करेक्ट है लेकिन असर्शन रॉन्ग है, असर्शन में एनाइसोट्रोपिक को कतई नहीं होता है, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान से देखें। ये देखिए सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं, एंड इनफैक्ट उसमें बुक में भी उन्होंने यही दिया हुआ था कि ये आइसोट्रोपिक ही दिए हुए हैं, है ना। तो ये सारे डिफरेंसेस जो हैं गो थ्रू इट, बढ़िया से देख लें, और इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। साथ में इनके एग्जांपल्स भी रख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स भी बता देती हूँ। इसमें आ जाएगा सल्फर, यहाँ आ जाएगा डायमंड, आयोडीन, ठीक है, आइस भी यहीं आ जाएगा, देन आपके पास में क्वार्ट्स भी यहीं आता है, NaCl आ जाएगा जो आयनिक है, कॉपर मेटालिक ये भी यहीं आ जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं इसके भी कुछ एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। रबर हो जाएगा, देन आपका प्लास्टिक भी यहीं आएगा, वो भी अमॉर्फस है ना, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है उसका भी। देन अभी जब क्वार्ट्स लिया है तो हम यहाँ पे क्वार्ट्स ग्लास भी ले लें, ठीक है।
देन सिलिकन भी ले सकते हैं। अच्छा, सिलिकन के ऊपर भी एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं अभी बताती हूँ आपको, यहीं पे है एनसीईआरटी में भी, मार्क करते हैं, पहले इसको लिख लें। सिलिकन हो गया एमॉर्फस, सिलिकन के साथ आप लिखा हुआ आ सकता है कि एमॉर्फस सिलिकन है, क्योंकि अगर वो सिलिकन नहीं लिखेंगे तो कहीं कुछ गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं, है ना। इवन स्टार्च बेटा इसी में ही आएगा, वो भी ध्यान रख लेना आपको, स्टार्च भी इसी का ही है ना। ग्रेफाइट भी यही आता है, क्लियर। तो ये सारे आपके यहाँ पे एग्जांपल्स आ गए हैं जहाँ पे हमने अमॉर्फस को डिफ्रेंशिएट किया है क्रिस्टलाइन से, तो विद सुटेबल एग्जांपल्स, है ना। तो ये हो गया। साथ में एक नया टर्म और आ रहा है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस से थोड़ा सा डिफरेंट है ना। तो बिसाइड्स है ये, देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा ध्यान देने की एक तो ज़रूरत है कि बिसाइड्स क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स देयर आर सम सॉलिड्स, ये डिफरेंट टाइप है, विच अपेरेंटली अपीयर अमॉर्फस बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखें, इसको पुट कर दीजिए, एमसीक्यू के लिए है ये, कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो अपीयर तो एमॉर्फस होते हैं लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या स्ट्रक्चर्स का अरेंजमेंट हम देखें तो वो माइक्रो क्रिस्टलाइन है। इसमें देखिए दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ऐसे वाले जो होते हैं उनको हम कहते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ज़्यादातर एग्जाम्पल्स मेटल्स के आते हैं, तो मेटल्स ऑफन अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन। कभी हो सकता है आपको ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ हो कि डू यू एग्री विद दिस कि मेटल्स ऑफन अकर इन पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन, तो आपको यही लगेगा कि भैया एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन तो पड़ी थी, ये पॉलीक्रिस्टलाइन कहाँ से बला आ गई, तो पॉलीक्रिस्टलाइन यहाँ पे है, ये एक नई चीज़ है, इसको प्लीज़ यहाँ से ध्यान दे दें, ठीक है। तो इधर से ये पूरा बल्कि पैराग्राफ पूरा ही ले लीजिए आप, है ना, ये एक एमसीक्यू के लिए तैयार हो गया। अभी और एक एमॉर्फस के जब हम सॉलिड्स के यूज़ बताते हैं, यूज़ बता रहे हैं, तो यूज़ में क्या है, एमॉर्फस सिलिकन, देखिए मैंने अभी भी आपको बताया था, यहाँ ऊपर लिखा था ना एमॉर्फस सिलिकन, तब मैंने बोला था कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। एमॉर्फस सिलिकन इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सनलाइट को अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए बेस्ट जो है हमारे पास मटेरियल, फोटोवोल्टेइक मटेरियल, वो है एमॉर्फस सिलिकन, ठीक है। तो कभी ये भी आप एमसीक्यू के लिए तैयार रहिए, आपसे बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल भी पूछा जा सकता है कि कौन सा है अमंग ऑल दीज, और नीचे सारे लिखे हुए होंगे ऑप्शंस, तो आपको एमॉर्फस सिलिकन उठाना है। आपको एमॉर्फस सिलिकन इज़ बेस्ट यूज्ड एज, अब नीचे में कई ऑप्शंस, उनमें से एक फोटोवोल्टेइक मटेरियल दिया हुआ होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है ना। तो बस इंटर रिलेटेड है, आपको कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, बट बी प्रिपेयर फॉर दिस मेंटली, क्योंकि एक बन सकता है ऐसा यहाँ पे, है ना। तो इसको ओवरलुक नहीं करेंगे, इसको बहुत ध्यान से पढ़ करके जाएंगे। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं अभी नीचे इसमें क्या है। हाँ जी, अब आ रही है बात क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अब यहाँ पे आपके पास फोर्सेस की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, एंड देन उसके बीच में फोर्सेस, जो एक्टिंग फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस जो होते हैं उनके बेसिस पे जो यहाँ पे कैटेगराइजेशन होता है वो है वैन डर वाल फोर्सेस के बेसिस पे, आयनिक बॉन्ड्स के बेसिस पे, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बेसिस पे, एंड ऑफ कोर्स मेटालिक बॉन्ड्स के बेसिस पे। मेटालिक बॉन्ड में मत भूलिए कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इनके बेसिस पे जो कैटेगरीज आएंगी वो सारी की सारी आपकी यहाँ पे आ रही हैं। मॉलिकुलर सॉलिड्स दिए हुए हैं, देन आपको मेटालिक दिए होंगे, आयनिक दिए होंगे, कोवेलेंट और नेटवर्क टाइप के दिए हुए होंगे। इनको सबको आराम से पढ़ें, पूरा कंटेंट इसमें से अच्छे से लें। हम तो आ रहे हैं सीधे जंप करके डिफरेंसेस के ऊपर, आप आ जाइए डिफरेंसेस पे, वेर एवर इट इज़ गिवन ना, ये रहा टेबल दिया हुआ है पूरा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, करेक्ट। अब ये टेबल को मार्क कर दीजिए, लर्न दिस, गो थ्रू इट वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ से कोई सा भी एग्जाम्पल उठा करके आपसे पूछा जा सकता है। थोड़े से एक आधा एग्जाम्पल कुछ जगहों पे और मार्क करना चाहूँगी मैं, जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है और कई बार पूछा भी गया है। बेंजीन के लिए भी पूछा गया, तो बेंजीन इज ऑल्सो वंस अगेन नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, आप ध्यान रखिएगा, बेंजीन को यहाँ पे यूज़ कर लीजिए। देन आपके पास पोलर वाले में जब आता है तो आपके पास एक यूरिया का एग्जाम्पल भी आ जाएगा, ठीक है, HCl के साथ में यूरिया भी आ जाएगा। देन आपके पास वाटर लिया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस HF कैन बी इंक्लूडेड, NH3 कैन बी इंक्लूडेड, तो ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर भी क्वेश्चन कोई कई बार पूछा जाता है। बाकी तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें।
यहाँ से आप पूरा ये टेबल बढ़िया से लर्न कर लें, मग इट अप, और उसके साथ में रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको भी सॉल्व कर लें। कांस्टेंट इन पार्टिकल और एक्टिंग फोर्सेस अगर आपको पता होंगे तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन डेफिनेटली यू कैन अपीयर इन 1.5 जो है इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पहले एक बार आया हुआ है, ये ध्यान देने की बात है आपका, है ना। चलिए खैर, इसके बाद में आते हैं क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल्स के बारे में बात हो रही है। तो यूनिट सेल में जो बेसिक जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो आपके 7 टाइप के होते हैं। वो 7 टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें, एक सेकेंड थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखते हैं क्या है। ये लेटिस पॉइंट लेटिस साइट इसके बारे में आपको बता रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना आप, है ना। ओके, एंड देन इसके बाद में क्या है अब हमारे पास में, यस ये सारी फॉर्म्स आ रही हैं हमारे पास, पैरामीटर्स आ रहे हैं। अब इनके बेसिस पे जो हमारे जो बेसिकली आपको यहाँ पढ़ने हैं वो आ रहे हैं, वो हैं सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, है ना। तो ये लैटिसेस आपके पास में आ रहे हैं, आपको पढ़ने हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस लैटिसेस यहाँ से हटा दिए, ये रहे इधर में आ रहे हैं, ठीक है। अब ये जो 7 बेसिक क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, इन 7 बेसिक्स में से आपको बाकी सब के बारे में वैसे तो एक आइडिया लेना ही लेना है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि क्यूबिक जो है ये वाला और ट्राइक्लिनिक, इन दोनों के बारे में मैं बता देती हूँ। ये वाला जो है ये तो मोस्ट सिमेट्रिक है, इनमें से सब में से सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक, एंड मोस्ट सिमेट्रिक क्यों है, क्योंकि A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इन दिस केस। इवन जो एंगल्स हैं वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड ऑल आर 90 डिग्री, इसीलिए कहा है कि ये सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक है, इसमें कोई और चेंजेस नहीं है। एंड इन सब में से जो मोस्ट अनसिमेट्रिक है, कभी इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मोस्ट अनसिमेट्रिक इज ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे मोस्ट अनसिमेट्रिक। क्यों मोस्ट अनसिमेट्रिक कहा, क्योंकि इसकी तो कोई लेंथ ही बराबर नहीं है, नन, कोई भी आपस में नहीं रिलेट होती। साथ में एंगल्स की अगर हम बात करें तो एंगल्स भी आपस में एक दूसरे से नहीं मैच होते हैं, और ये कतई 90 डिग्री नहीं है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हैफिजर्ड स्ट्रक्चर जो है हम कह सकते हैं वो 7 जो बेसिक है उनमें से ट्राइक्लिनिक है। जो सबसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट है या मोस्ट सिमेट्रिक है दैट इज़ क्यूबिक। तो इन दोनों एक्सेप्शंस को, इन दोनों को याद रख लेना, इनके ऊपर में कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ से। अब आते हैं हम इस पे 7 प्रिमिटिव जो इसके बारे में दिए हुए। हाँ बेटा, यहाँ पर और कमेंट करने वाली एक चीज़ है, जैसे KNO3 दिया है। अब KNO3 और NaNO3 कोई ज़रूरी नहीं है दोनों का एक जैसा यही वाला शेयर कर रहे हैं ऑर्थोरोम्बिक, तो यहाँ ऐसे अंधाधुंध एग्जाम्पल्स मत बनाना, मतलब सिमिलर से दिख रहे हो ना, ऐसे एग्जाम्पल्स मत बनाना। ये मत सोचना कि KNO3 है तो सारे नाइट्रेट इधर ही आने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, मतलब यहाँ तो चलो मैं सोडियम नाइट्रेट अलग की बात कर रही हूँ, लेकिन इधर में ये लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कई दफ़ा बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट लिख देते हैं रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल के लिए, है ना, CaCO3 देख करके एग्जाम्पल की फॉर्म में लिख देते हैं वो। पर बेटा आप जब कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हो ना, तो आपको एग्जाम्पल में हो सकता है कभी मार्क्स भी कट जाए, अगर टीचर थोड़ा सा भी ध्यान दे देगा ना, तो आप अगर सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट इसका एग्जाम्पल लिख रहे हो रोम्बोहेड्रल का, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपको CaCO3 के साथ कैल्साइट लिखना बहुत एसेंशियल है। अब ये क्यों एसेंशियल है, ऑलवेज रिमेंबर कि जो CaCO3 है वो अपनी 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। CaCO3 क्या होता है पता होगा आपको, लाइमस्टोन कहलाता है ये, है ना। ये अब देखिए लाइमस्टोन तो बेसिकली अब ये कैल्साइट थोड़ी है कोई, CaCO3 ओरिजिनली इज़ लाइमस्टोन, लेकिन इसकी जो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती हैं जिनमें वो एग्जिस्ट करता है, तो CaCO3 एग्जिस्ट इन 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। एक तो ऑफकोर्स कैल्साइट है और दूसरी जो है वो है एरोगनाइट। अब आपने सिर्फ CaCO3 एग्जाम्पल लिखा तो वो तो एरोगनाइट भी हो सकता है ना, ज़रूर थोड़ी है कैल्साइट ही है भाई। तो कैल्साइट वाला CaCO3 आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका दोनों का बोथ दीज आर हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ तो देखिए फॉर्मूला ही सेम था, तब भी उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे मत बह जाना कि सारे नाइट्रेट सारे कार्बोनेट, इस तरह से कभी मत इस डिलेमा में रहना, बल्कि अगर सेम नेम भी आ रहा है तो उसका स्पेसिफिक जो कहलाता है वो वाला नाम लें, ठीक है। तो जब भी कभी फॉर्मूला लिखें तो उसके साथ में आप उसका नेम भी लिखें फॉर्मूले के साथ। तो ये मैंने एक एग्जांपल बताया, क्योंकि ऐसा भी एक बार पूछा गया था कभी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आप तैयार कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आता है
तो कैल्साइट है या एरोगेनाइट है, ये चीज़ का पूरा ख्याल रखना जब आपसे रोम्बोहेड्रल पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। बाकी ये सारे एग्जांपल्स कर ही लेना, आप देख लेना एक बार। 7 बेसिक तो ले ही लेना, 14 पूरे ब्रेवियस लेटिसेस जो हैं ये आपको सारे करने की ज़रूरत नहीं, बट बेसिक 7 जो हैं उनको ज़रूर अपने टिप्स पे रख लेना, उनको देख लेना एक बार, है ना। चलिए अब यहाँ पर शुरू होते हैं हमारे सिंपल क्यूबिक एंड प्रिमिटिव वाला आ गया ये रहा। इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स आपको कैलकुलेट करके दिए हुए हैं, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये रहा, है ना, इसको थोड़ा देख लेना। देन उसके बाद में बीसीसी के बारे में आ रहा है। बीसीसी में आपके पास 2 आ जाएंगे कैलकुलेट करके। यस, आ गए हम। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कहाँ गया, ये देखने की बात है। देन यहाँ से ये वाला देखने की बात है ना, फेस सेंटर, ये थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे। देन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। अब ये कैसे अरेंजमेंट होना है या कोई क्रिस्टल का ग्रोथ कैसे होता है, तो वो ग्रोथ आपको यहाँ समझाई हुई है ना। 2 डायमेंशनल भी है और फिर 3 डायमेंशनल। पहले 1 डायमेंशन में सिर्फ एक के बाद एक लगाए गए हैं, फिर मतलब लेंथ वाली, देन ब्रेड तक के अलॉन्ग भी लगाए गए हैं, देन उसके बाद हाइट में रेज किए गए हैं। तो इस तरह से इनका रेजिंग के वक्त जब 3 डायमेंशनल व्यू आता है तो आपको समझाया गया है कि जो 3 डायमेंशनल व्यू रिजल्ट होता है वो आपका किस किस तरीके का रिजल्ट हो सकता है। क्रिस्टल HCP बन सकता है, CCP बन सकता है, CCP अदर नेम टू FCC फेस सेंटर में। तो वो उनमें अरेंजमेंट किस तरीके का होगा जब वो 3D ग्रोथ ले रहा होगा, तो वो देखने की बात है। ये बेस की बात बताई हुई है कि बेस में कैसा होता है, जहाँ से शुरू करते हैं बेसिक वाला था वो, है ना। अब यहाँ पे ले सकते हैं आप, इधर में एक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लेते हैं, ये देखिए सारे वॉइड्स के बारे में बताया हुआ है। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। तो ये ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड जो है इनमें भी कौन से एटम, कौन से आयन्स आ सकते हैं। जब हम टिपिकली आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे ना, तो कौन से आयन्स यहाँ पे आ सकते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। तो इन वॉइड्स से रिलेटेड कुछ बातें मैं बता देती हूँ। पहले एक यहीं पे मैं समझा देती हूँ आपको। मैं यहाँ बता रही हूँ आपको लिमिटिंग रेडियस रेशो। रेडियस रेशो किसका, आयनिक में आयंस का रेडियस रेशो, मतलब मैं अगर लिखूँ प्रॉपर तो R प्लस अपॉन R माइनस रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन, इसका रेशो बता रही हूँ। अगर इसकी वैल्यू पता हो तो आप कभी अगर मालूम हो इसकी वैल्यू तो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी बता सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन भी बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी। तो वो मैं बता रही हूँ, लिमिटिंग रेडियस रेशो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ शेप लिख दूँगी मैं, कॉलम एक ब्लॉक बना रही हूँ, बॉक्स बना रही हूँ, उसमें बता रही हूँ। यहाँ कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो पैरामीटर्स जो हो सकते हैं ना यहाँ पे वो बता रही हूँ मैं। रेडियस रेशो अगर रेंज करता है 0.732, ये डेसिमल थोड़ा सा इसके साथ 7 के साथ मिक्सअप हो गया, देख लेना, से लेकर के 1.0 अगर रेडियस रेशो आ रहा है, कम्स आउट टू बी BCC। BCC का बढ़िया सा एग्जाम्पल आता है सीजियम क्लोराइड, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर है 8:8 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। कैटाइन का भी 8 है, एनाइन का भी 8 है, ठीक है। अगर रेडियस रेशो 0.414 से 0.732 की रेंज का है तो ये रिजल्ट होता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। एंड इसका बढ़िया सा एग्जांपल आता है NaCl। NaCl जब भी आए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैटाइन और एनाइन का 6:6 है, ठीक है। देन अगर रेडियस रेशो आपका लाई करता है 0.225 से लेकर के 0.414 तक, तो ये होते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स। एंड टेट्राहेड्रल का तो बेस्ट एग्जांपल ZnS है, जहाँ 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। तो ये थोड़ा सा इस चार्ट को देख लेना, इस टेबल को देख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको रेडियस रेशो से भी आइडेंटिफाई करना समझ में आएगा कि किस तरह से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उस तरीके का चार्ट एक मिल रहा है आपको। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका और क्या इंपॉर्टेंट अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रहा है। ये देखिए, ये थोड़े बहुत बढ़िया सा ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आपको समझाए गए हैं ना। तो इससे रिलेटेड भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो आप देख लें, ठीक है। एक जो और इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान देने वाली है वो है नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ वॉइड्स के बारे में। अगर
किसी क्लोज पैक्ड स्फीयर में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली उतने ही नंबर के हमेशा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसका हमेशा डबल होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आप आराम से स्टोइक्योमेट्री अगर बताई जाती है, पूछी जाती है, या फॉर्मूला पूछा जाता है किसी कंपाउंड का जिसमें कुछ एटम्स वॉइड्स में प्रेजेंट हैं, तो आप आराम से यहाँ से बता सकते हैं। तो इसी की मदद से बताएंगे वो, तो इसीलिए प्लीज़ इसका भी ध्यान रखिएगा। अब जब नंबर ऑफ एटम्स की बात आई है तो मैं एक और टेबल यहाँ पे बनाना चाहूँगी, वो और इधर बता देती हूँ। कट शॉर्ट कर रहे हैं आराम से, आप चाहें तो लास्ट में ये वाली टेबल को भी देख करके जा सकते हैं, तो आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। मैं यहाँ लिख रही हूँ नंबर ऑफ एटम्स क्योंकि अभी भी कैलकुलेट हुए हैं, साथ में उनका पैकिंग एफिशिएंसी जो कि आगे आने वाला है वो मैं यहीं बता रही हूँ। देन वॉल्यूम ऑफ फ्री स्पेस लेफ्ट भी बता देते हैं यहीं पे। फ्री स्पेस के लिए भी तैयार रहिए मेंटली, ये ज़रूरी नहीं बस पैकिंग एफिशिएंसी ही आपसे पूछी जा रही है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। अब बात करेंगे एक रिलेशन बिटवीन, विल सेट अप अ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए इज़ द एज लेंथ, आर इज़ द रेडियस, इसके बीच में रिलेशन सेट करेंगे एक। फिर हम इसको रिलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स ऑल्सो, डी की टर्म्स में भी, इन टर्म्स ऑफ डी। डी बताया मैंने, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। ओके, सो ध्यान रखिएगा, डी इज डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। ठीक है, तो उसके बीच में ये वाला रिलेशन भी ले लेते हैं। मतलब हम तो हर तरीके से कर रहे हैं, बस ये टेबल पढ़ के चले जाएंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एटम 1 है तो आपको पता है सिंपल क्यूबिक हो जाता है वो, 2 है तो BCC अपीयर होता है, 4 है तो FCC बन जाता है। और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो, अगर सिंपल क्यूबिक है तो उसकी 52.4% आती है, अगर BCC है तो 68% आती है, और अगर आपका ये FCC रिजल्ट हो रहा है या CCP स्ट्रक्चर आ रहा है तो ये 74% आती है। जब ये इतना पैकिंग है, बचा हुआ 100 में से माइनस कर देंगे तो सारा का सारा फ्री स्पेस आ जाएगा आपके पास में। जैसे अगर मैं लूँ इसका तो ये 47.6 आ जाएगा, ये डेसिमल था यहाँ पे ना, 47.6 आ जाएगा। देन इसके नीचे वाले का आ जाएगा 32% एंड उसके बाद आ जाएगा 26%। ये फ्री स्पेस लेफ्ट है। अब अगर रिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा R इज इक्वल टू A/2 फॉर सिंपल क्यूबिक, R इज इक्वल टू √3/4A, ये आ जाएगा आपका BCC के लिए। FCC के लिए आ जाएगा R इक्वल्स टू A/2√2, ये रिलेशन आ गया। अब ज़रूरी नहीं किसी न्यूमेरिकल में आपको R और A के बीच का ही रिलेशन मांग रहे हो सकता है आपसे डिस्टेंस मांग रहे हैं, तो आप पहले एज लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं A और फिर उसको D की फॉर्म्स में इंटरप्रेट करेंगे। तो हाउ इज़ D रिलेटेड टू A, वो मैं यहाँ बता रही हूँ। D इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू A इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, हमेशा ध्यान रखिएगा। एंड D इज़ इक्वल टू √3/2A इन केस ऑफ BCC, √3/2 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है इसका, है ना। देन इसके नीचे वाले में D, ये D है बेटा, थोड़ा सा देख लेना है, तो लिखने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो D इज इक्वल टू A/√2, ये जो है ये आ जाएगा आपका FCC के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये रिलेशन भी ले सकते हैं। तो मैंने वो टेबल की फॉर्म में आपको यहीं पे बता दिया है, तो आपको बार बार इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। तो यहीं से ये टेबल अच्छे से लर्न कर लें तो आपके टिप्स पे आ जानी चाहिए, है ना। अब वॉइड से रिलेटेड पॉइंट्स क्या हैं जो आपको याद रखने चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये इन कॉन्टेक्स्ट विद द वॉइड्स हैं, जो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, उनके बारे में बता रही हूँ मैं। VO लिखूँगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, BT लिख रही हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, वो आता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज लार्जर देन टेट्राहेड्रल वॉइड, एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरी बात, इफ कैटायंस आर लार्जर, पहले स्मॉलर ले लेते हैं तो चलो आसान रहेगा, इफ, क्योंकि जनरली ये स्मॉल ही होता है आयनिक वाले में ना। तो इफ कैटायंस आर स्मॉल then they occupy टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि बताया ना टेट्राहेड्रल छोटा होता है, तो अगर छोटे हैं तो दे ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड। एंड इफ लार्ज, भाई सीजियम है और लिथियम है, लिथियम छोटा है, सीजियम बड़ा है, अगर आयनिक कंपाउंड बन रहा है तो, है ना। तो दोनों के लिए जो वॉइड जिसको वो ऑक्यूपाई करेंगे वो अलग अलग हो जाता है। छोटे के लिए हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज छोटा है। एंड अगर कैटायन लार्ज है देन ऑक्यूपाइज, बड़े वाले वॉइड को, बड़ा वाला वॉइड कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
पर ये सब होगा किसमें, कौन से टाइप में, सिर्फ आयनिक में, क्योंकि केटायन एंड एनायन का फंडामेंटल आयनिक में ही आता है, तो हम लिख देते हैं लास्ट में इन आयनिक सॉलिड्स। ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना हमेशा, है ना। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने की है, वो है द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज डबल द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये आपको फॉर्मूला बनाने के काम आएगा, तो इस पे भी एक क्वेश्चन बनता है। क्यों लिखा है, माने इस पे एक क्वेश्चन बनता है ना। साथ में एक चीज़ और है, वो है कि इन CCP, CCP इज द अदर नेम गिवन टू FCC, इन CCP टोटल वॉइड्स की अगर संख्या बताएं, अब ये टोटल वॉइड्स इंक्लूसिव हैं टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल के ना, इज ऑलवेज 12। अब 12 कैसे हुए, 8 तो थे आपके, जो 8 जो थे वो थे 8 में से 2 कमिंग फ्रॉम ईच डायगोनल। तो डायगोनल टोटल कितने होते हैं, 4, हर डायगोनल पे 2 हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, माने 8 हो गए, तो 8 तो आ रहे हैं आपके टेट्राहेड्रल वॉइड, ये VT है। प्लस अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी तो बचे हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या क्या थी, एज सेंटर्स पे होते हैं और मिडिल में होता है। मिडिल वाले का कंट्रीब्यूशन कंप्लीट है 1, एज सेंटर पे जो होते हैं वो उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है, क्योंकि जो एज के सेंटर पे जो वॉइड होता है ना, वो वॉइड 4 यूनिट सेल्स का हिस्सा होता है, तो 1/4 एंड एजेस होती हैं 12, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 तो ये हो गए, प्लस इसमें होता है 1, तो ये जो है ये नंबर हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, तो दिस कम्स आउट टू बी 4, 3 यहाँ से आ गया, ये रहा 3 + 1 गिव्स यू 4, ठीक है। तो 8 + 4 कितने हुए, 12, तो टोटल नंबर जो आ गया यहाँ पे वॉइड्स का CCP स्ट्रक्चर में इज 12। फिफ्थ, अभी और क्या पॉइंट है, वो ये है कि अगर HCP की बात कर रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर HCP की बात करते हैं तो वॉइड इसके जो होते हैं वो अलग हैं, इसके टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कम्स आउट टू बी 18, ये ध्यान रखना। CCP में 12 हैं, HCP में 18 होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414, है ना। अगर मैं इसको R से दिखाती हूँ, छोटे r से, तो दिस इज इक्वल टू इतना R, कैपिटल R एंड R वही R प्लस और R माइनस वाला है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए तो ये है, एंड फॉर टेट्राहेड्रल अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए R इज इक्वल टू 0.225 R, ये रेडियस रेशो इनका ये मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, पहले भी एक टेबल लिखी थी, ये वहीं से निकाल करके लाई हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, यहीं से। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इसमें से अगर ये पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें क्या, ये जो स्ट्रक्चर्स दिए हैं, इन स्ट्रक्चर में से बस एक चीज़ को समझना बाकी है, वो ये है कि अगर AB, ये तो आप मेरा जो वॉइड का लोकेशन ऑफ वॉइड्स वाला जो वीडियो है वो भी देख सकते हैं। AB टाइप का रिपीटिंग पैटर्न अगर आपको मिल रहा है, A लेयर नीचे है, देन B उससे डिफरेंट है, फिर A वापस सेम आ गई, फिर B, अगर AB का टाइप का रिपीटिंग पैटर्न मिल रहा है तो दिस गिव्स राइज टू HCP स्ट्रक्चर। अगर AB एंड थर्ड लेयर इज येट अनदर वन, बिल्कुल ही डिफरेंट है वो भी, तो ABC वाला रिपीटिंग पैटर्न अगर मिलता है तो दिस गिव्स राइज टू FCC या CCP स्ट्रक्चर। तो ये दोनों का अरेंजमेंट का ध्यान रख लेना, कभी कभी हो सकता है यही पूछ लिया जाए, है ना। अगर फिलर की तरह से सिंपल क्वेश्चन देना हो तो हो सकता है यही पूछ लें आपसे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी। देन उसके बाद में आ जाइए आप जल्दी से यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ से एक लाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, वो ये है कि एक तो हाईली एफिशिएंट कौन सा है, यहाँ से ले लो HCP एंड CCP, जो दोनों में 74% स्पेस जो फिल्ड है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी बता रहा है, इसीलिए ये सबसे बढ़िया वाला पैकिंग है। एंड इनमें दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ 12 इन आइदर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर। ये और एक लाइन इम्पॉर्टेंट है जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अब नीचे में फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फील्ड के लिए यहाँ से ले लें आयनिक सॉलिड्स द बिगर, ये मैंने अभी आपको बताया था, बड़ा है छोटा है, कहाँ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में ये जाएगा या टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल वर्ड छोटा है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बड़ा है, तो अगर कैटायन आपका छोटा है तो टेट्राहेड्रल में जाएगा, बड़ा है तो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा। ये जो मैंने अभी यहाँ मार्क किया, ये पूरा का पूरा मैंने अभी आपको पिछले पेज पे लिख करके बता दिया है, तो नॉट अ बिग डील, ये पूरा आप यहाँ से वापस पढ़ लें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अच्छा है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा समझ में आ जाएगा। लोकेशन ऑफ वॉइड आपको अभी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आने वाला है उसमें भी पता चल जाएगी। ये रहे ये पूरा पेज, इसको तो जस्ट एक बार रीडिंग मार लें, जितना समझ में आ जाए बढ़िया है ना।
मैंने इसका कंपाइल्ड अप तो अभी एक जगह लिख ही दिया है। इसके बाद आती है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी पे एक क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। पुट अ क्यू हियर ऑल्सो, प्रिपेयर वन क्वेश्चन हियर। मैंने फाइनली आपको ये तो बता दिया था कि एफसीसी जो है या सीसीपी स्ट्रक्चर जो है उसमें 74% पैकिंग है और फ्री स्पेस भी आपको बताया था। लेकिन हाउ टू कैलकुलेट इट ये एक बार देख के जाइए, क्योंकि हो सकता है कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन की, लेकिन बी प्रिपेयर्ड, यू नेवर नो, हो सकता है आप लोगों के लिए यही आ जाए। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी को भी एक बारी करके ज़रूर जाएं। इसके बाद में जो श्योर क्वेश्चन एक बन रहा है वो है ये है आपका 100% श्योर। एक क्वेश्चन 3 मार्क का यहाँ पे से ज़रूर आना है, हर हालत में आएगा ये तो इसके लिए तो बढ़िया से प्रिपेयर कर लें। आएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल और ये बहुत स्कोरिंग हो जाता है। थोड़ा लॉग लेना सीख लें, क्योंकि कई बारी जब आपको एज लेंथ निकालनी पड़ती है तो टीडियस काम हो जाता है। उस केस में लॉग ही आपकी मदद कर सकता है, तो आप लॉग भी ट्राई कर लें एक बारी, है ना। इस फॉर्मूले को ध्यान रखें डायरेक्टली। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ और आ रही है जो मैं यहाँ बता रही हूँ, लेकिन वो अप्लाई सारे न्यूमेरिकल्स पे होगी। बच्चे, जब आप लोग अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अपियर कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पर ध्यान रखिए, जो टोटल वेटेज होता है, जैसे इस न्यूमेरिकल का अगर आता है 3 मार्क का, ये 3 मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। 1 मार्क होता है पूरी तरह से फॉर्मूला लिखने का, और फॉर्मूला वो चाहिए होता है जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है। तो व्हाई डोंट यू बिगिन फ्रॉम हियर। सबसे पहला काम तो आपका यही होना है, सिंस वी नो, यहाँ से चलिए, और फिर भी डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो लिख दीजिए यहाँ पे। कुछ नहीं करना, ये इतना लंबा तामझाम ये सारा ना इस सब से निकाल के नहीं लाना है, आप डायरेक्टली इससे चलिए, क्योंकि 1 मार्क तो आपको यहीं मिल जाएगा अगर आपने इसको बिल्कुल सही तरीके से लिख दिया। इसके बाद में इसको शिफ्ट कीजिए उस तरह से जो आपको कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपको m कैलकुलेट करना है, तो कीप m ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड बाकी सब चीज़ों को राइट में भेज दो। तो ऑफकोर्स a क्यूब d na ये बन जाएगा, नीचे में z चला जाएगा, आपने ये भी कर लिया। इसके बाद में वैल्यू प्लेस कर दीजिए, प्लेस द वैल्यूज़। तो ये करने और वैल्यू लिखने तक का फिर से 1 मार्क है। 1 मार्क इसका हो गया, 1 मार्क इसका। देखिए, अगर आपने इतना काम भी कर दिया, आप कैलकुलेट नहीं कर पाए, आपके पास टाइम की कमी है, स्टिल यू डिज़र्व 2 मार्क्स। सी, जस्ट सी। उसके बाद में बीच की कैलकुलेशन का कोई नहीं देखता है, वो फाइनली आपका जो लास्ट में आंसर रिपोर्ट होता है एंड यूनिट जो होती है यहाँ आ जाएगी ग्राम पर मोल। ये 1 मार्क और होता है, आधा मार्क यूनिट का है। अगर आपने ग्राम लिख दिया है, मोलर मास निकाल रहे हैं, आप ग्राम लिख रहे हैं, आपको अभी भी मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, आपके आधे मार्क कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? मोलर मास जब भी पूछा जाता है तो सीबीएसई स्ट्रेस करता है हैज़ टू बी रिपोर्टेड इन ग्राम पर मोल। ये ध्यान रखिएगा, ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी आएगा। मोलर मास वहाँ पे भी कैलकुलेट करने के लिए कई बार आता है। तो जब भी मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, हमेशा इट शुड बी रिपोर्टेड इन ग्राम्स पर मोल। सोर्स ऑफ एरर क्या है अब यहाँ पे? वो ये है कि अगर कभी डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए ये डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना ये डेंसिटी है, क्योंकि हमने पहले अभी डिस्टेंस को भी डी से ही रिप्रेजेंट किया, डेंसिटी तभी रो से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, पर क्योंकि यहाँ डी से है तो मैं डी यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज जनरली आई मेक यूज़ ऑफ रो फॉर रिप्रेजेंटिंग डेंसिटी। तो डी याद रखिएगा, डेंसिटी है। अब यहाँ जो गलती हो सकती है ना बच्चों, वो ये है कि डेंसिटी जो है इसको हमेशा रिपोर्ट ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होना होता है। अब बच्चे क्या करते हैं, पहले तो ए को या तो पाइकोमीटर में ही छोड़ देते हैं, या अगर करेंगे तो इतना महान काम करेंगे कि उसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। भाई, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो बाद में दोबारा सेंटीमीटर में रिपोर्ट करना पड़ेगा, क्या फ़ायदा? सीधा यहीं पे पाइकोमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए सेंटीमीटर में। तो अगर जो भी पाइकोमीटर 1 पाइकोमीटर है उसको 10⁻⁻10 में करके आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, क्यों -12 में करके मीटर में कन्वर्ट करते हो? तो सीधा आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो पहले, और फिर डेंसिटी कैलकुलेट करो। ये नहीं कि एज लेंथ तो आपने पाइकोमीटर्स में रख दी, डेंसिटी आप कैलकुलेट करके सेंटीमीटर में ला रहे हो, क्यूबिक सेंटीमीटर में नहीं होगा कभी भी। तो वैल्यूज़ का, यूनिट्स का आपको बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी तो सबकी कोई वैल्यू ही नहीं है, एन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई यूनिट नहीं है, सॉरी वैल्यू है, यूनिट नहीं है, जेड की कोई यूनिट नहीं है। तो यूनिट्स बस जिन जिन की इंपॉर्टेंट है उनका ध्यान रखिएगा, एंड रेस्ट यू कैन ईजिली सॉल्व। तो सोल्यूशन तो इज़ नॉट अ बिग डील, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को होगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे ऑप्ट फॉर मैथ्स, तो मेरे ख्याल से इतना तो स्ट्रॉन्ग होगा। बट कीप प्रैक्टिसिंग, न्यूमेरिकल्स को हमेशा प्रैक्टिस करके चलिए। हवा में सिर्फ देख के मत छोड़ दिया कीजिए कि भाई हाँ ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है, ऐसा नहीं है। थिंग्स में टेक अनदर शेप व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग। इम्परफेक्शंस अब आ रहे हैं, अब डिफेक्ट्स की बारी आ रही है। तो डिफेक्ट से पहले मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, वो मैं यहाँ अलग से लिख देती हूँ। यहाँ मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन
फ्रेम आउट हो सकता है, तो वो एक चीज़ यहाँ दिखी नहीं मुझे, इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये चीज़ मैं यहाँ बता रही हूँ नटशेल में, तो आप देख लेना इसको, जहाँ कहीं भी अप्लाई हो रही हो तो उसको वहाँ से देख सकते हैं। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन increases with increase in pressure, मतलब P राइज होगा तो Cn राइज होगा, ये ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर राइज होगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ने के साथ साथ। सेकेंड ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन इन ऑफ कोर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो मैंने ऊपर लिख ही दिया है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब T इंक्रीजेज एंड कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीजेज, छोड़ के चले जाएंगे एटम्स, इसीलिए। तो इसके ऊपर जैसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पर टू रिमेंबर में लिख देती हूँ एक एग्जाम्पल के साथ में कि कैसे याद रखेंगे। NaCl और सीजियम क्लोराइड इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्म्स जो हैं इनकी, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, शेप्स जो हैं वो इंटरकन्वर्टिबल हैं। कैसे इंटरकन्वर्टिबल हैं? NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6, सीजियम में 8:8। पैकिंग देखो ज़्यादा नंबर के है ना, यहाँ ज़्यादा एटम्स पैक्ड हैं, ये कम नंबर ऑफ एटम्स पैक्ड हैं। तो NaCl से अगर सीजियम क्लोराइड आपको बनाना है, मतलब आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है अगर प्रेशर के टर्म्स में, तो P राइज करेंगे तो ये NaCl टाइप का स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आई मीन टू से FCC BCC में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सीजियम क्लोराइड से NaCl में टाइप के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हो और टेम्परेचर चेंजेस की तरह से करना चाहते हो तो टेम्परेचर को राइज करेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो BCC FCC में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अगर प्रेशर राइज होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, बस यही कहने की बात थी कि टेम्परेचर बढ़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। तो ये फॉर्मेट एक बार ही लर्न कर लेना, याद रख लेना, अब इसको अप्लाई कर देना जैसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसमें, है ना। तो कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, वो तो आप देख सकते हो, इतना तो काम कर सकते हो, उसको कहीं पे भी अप्लाई कर लेना। चलिए अब बारी आ रही है इम्परफेक्शंस की, जिनको हम डिफेक्ट्स भी कहते हैं। अब ये डिफेक्ट्स डायरेक्टली तो पूछे नहीं जाएंगे कभी भी, यहाँ तो आपको एक एक लाइन को बहुत बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा, है ना। जो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि एक टर्म है इंट्रिंसिक या थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट, आपको ये बॉटम में नज़र आ रहा होगा, मैं इसको यहाँ मार्क कर रही हूँ। ये टर्म हम कब यूज़ करते हैं? इंट्रिंसिक या थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट, ये टर्म हम तब यूज़ करते हैं व्हेन, या मैं यहाँ लिख देती हूँ कि दीज डिफेक्ट्स डू नॉट ऑल्टर द स्टोइकियोमेट्री or the ratio of cations and anions। कैटायन और एनायन के रेशियो में कोई फ़र्क नहीं आएगा, जैसे NaCl अगर है तो कैटायन और एनायन का रेशियो 1:1 है, फॉर एवरी 1 कैटायन देयर इज़ 1 एनायन। इनमें ये स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती है। अगर समहाउ Na अपनी पोजीशन नहीं ले पाता है तो Cl भी अपना सेक्रीफाइस करके जगह छोड़ के जाएगा। सो ऑलवेज कैटायन एंड एनायन विल बी इक्वल इन नंबर। तो ऐसे वाले जो डिफेक्ट होते हैं जिनमें स्टोइकियोमेट्री पे ओवरऑल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दीज आर नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट। क्लियर? अब ये सारे डिफेक्ट्स जो हैं वो आप पढ़ लें, आप एक कॉमन वाला भी याद रखें, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, दिस आर द अदर नेम्स टू। वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वो आपको पता होगा, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जैसी टर्म्स दी जाती हैं मॉलिक्यूलर के लिए, पर जब आयनिक कंपाउंड्स में आप एक्सप्लेन करते हैं तो आप इन्हीं डिफेक्ट्स का नाम बदल करके फ्रैंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट रख देते हैं। तो आप इन दोनों के बारे में डिफरेंसेस का एक बढ़िया सा नोट्स में भी है दिया हुआ, तो आप बढ़िया से इनके बीच में एक डिफरेंस का चार्ट तैयार कर लें, है ना। इसके डिफरेंसेस बढ़िया से आप लिख लें। साथ में आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा इनके सबके एग्जांपल्स, रेस्पेक्टिव एग्जांपल्स कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे आ जाएगा इनका, NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl और ये सब कहाँ होते हैं, है ना। तो फ्रैंकल का कौन सा है और ये सब में दिए हुए हैं, आप ये पूरा इसके बारे में तो आपके पास में नोट्स भी होंगे, आप सारे देख सकते हैं, ये सब दिए हुए हैं। बस जो इंपॉर्टेंट जो यहाँ ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि एक AGBR को याद रखिए, बिकॉज दिस शोज बोथ टाइप ऑफ, ये दोनों तरीके की डिफेक्ट शो करता है।
तो ये एक एग्जांपल, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, सीबीएसई का तो फेवरेट है ना, तो ये ध्यान रख लेना। देन कम्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब ये इम्प्योरिटी तो बाहर से इंटेंशनली डाली जाती है जिससे कि सेमीकंडक्टर की तरह से बिहेव करने लग जाए इंसुलेटर। उसमें थोड़ी सी भी कंडक्टिविटी बढ़ानी है या प्रॉपर्टीज़ बढ़ानी है कंडक्शन की, तो उसको डाल दिया जाता है ना। अभी जो नीचे की लाइन है, अनदर सिमिलर एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, ये वाला जो है, इसके ऊपर एक बार एक क्वेश्चन आया था, जैसे एक एग्जांपल की फॉर्म में इसी को बता देती हूँ। वो ये था कि कैडमियम क्लोराइड विल इंड्यूस स्कॉटकी डिफेक्ट if added to AgCl crystal, yes or true or false, yes or no। ऑफ कोर्स होगा, तो बस उन्होंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके ऐसे ही तो लिख दिया। यही तो पूछना चाह रहे हैं कि आप इसको भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट हो जाता है, वैकेंसी हो जाएगी। कैडमियम आ रहा है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ या वैलेंसी के साथ, एंड Ag का होता है प्लस चार्ज, तो +2 आएगा तो +1 के साथ कैसे कोप अप करेगा, जब 2 +1 जाएंगे तभी तो +2 के साथ होगा। तो इन्होंने एग्जाम्पल स्ट्रोंशियम के साथ भी दिया हुआ है, NaCl को स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ क्लब किया हुआ है। हमने एक और ले लिया है कैडमियम क्लोराइड NaGCl का, तो इसमें भी बस एक +1 का एक +2 का है, तो इसको कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर सच सर्कमस्टांसेस ऑल्सो। ये नहीं मोनोटोनस वे में कि हमें तो डायरेक्ट पूछा जाएगा तो हम इसको आंसर कर सकते हैं। ज़रा सा भी इनडायरेक्ट हुआ, ट्विस्ट हो गया, बस वहीं पे बैंड बच जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, आपको ना हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। बस अगर आपका नॉलेज परफेक्ट है, आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रास्प किया है, तो आई डोंट थिंक कि कहीं कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। एक जो दिक्कत आती है वो ये है कि बच्चे एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। वो हॉट सीट है, एग्रीड, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप पेशेंटली काम ना कर सकें। जितना आपको आता है वो अच्छे से करें, और जब कोई क्वेश्चन अगर आता है ना, आई वुड सजेस्ट कि उसको देख करके जल्दी से एक्साइट होके ये ना सोचें अरे ये तो मुझे आता है। नहीं, अगर आता है ना ढंग से, तो भी एक सेकेंड रीडिंग तो बनती है। यू नेवर नो उस क्वेश्चन में अभी और क्या छुपा है, वो आपसे और क्या मांग रहे हैं। तो प्लीज़, आता दिखे ना अगर, तो भी अपना मैनिपुलेटिव आउटलुक नहीं रखना है। आप एक बारी क्वेश्चन को और ढंग से पढ़ो, जल्दी में हमेशा गड़बड़ करके जाते हैं। अब ये डिफेक्ट्स इनमें मैंने कहा कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं। इनडायरेक्ट में जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि अकाउंट फॉर टाइप के आ सकते हैं। अब इसमें से अकाउंट फॉर के कुछ एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ, देख लीजिए। आपको अगर ये आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसी तरीके के और क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना। जैसे बहुत प्रोमिनेंट वाले हैं ना, वो ये है कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर नॉट फाउंड इन एल्कली मेटल हैलाइड्स। बिल्कुल नहीं बनेंगे। एल्कली मेटल्स जो हैं वो अपने पीरियड में, अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में ऐसे पीरियड्स में जाएं तो सबसे पहला वाला ग्रुप एल्कली मेटल्स का है। अब ये एल्कली मेटल्स जो हैं इनका साइज़ अपने पीरियड में तो सबसे बड़ा है। अब बड़े जो हैं वो सोचिए इंटरस्टिशियल कैसे बन जाएंगे। स्फेयर्स के बीच में जो ये जगह होती है, ये जगह तो बहुत छोटी सी होती है, तो यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस हो सकता है, छोटे साइज़ का ही। एल्कली मेटल्स जो है वो छोटे साइज़ के नहीं है, वो बड़े हैं, तो वो कैसे आएंगे, इसीलिए इंटरस्टिशियल तो नहीं बन पाते हैं। तो वो आपको साइज़ फैक्टर यहाँ पे पूरा समझाना पड़ेगा। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी क्रिएटेड इज इम्प्योरिटी डोप्ड के बारे में आ सकता है। जैसे इम्प्योरिटी डोप्ड, ये डोपिंग किया हुआ है ना। सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, बिल्कुल। अब इसको तो किसी से भी डोप कर दीजिए। 14 ग्रुप में इसको 13 वाले से डोप कर दीजिए, इसको 15 वाले से डोप कर दीजिए। 13 वाले से डोप करते हैं तो एक एम्प्टी स्पेस बन जाता है, पी टाइप का बन जाएगा, होल आ जाएगा। अगर आप इसको हायर वाले से करते हैं 15 वाले से, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस समय कंडक्टिविटी जो इसमें बढ़ेगी, जो इंट्रोड्यूस होगी, दैट विल बी सिंपली बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो हायर वाले से करेंगे एन टाइप बनेगा, लोअर वाले से करेंगे, अपने लोअर ग्रुप से करेंगे तो बन जाएगा पी टाइप। तो एन टाइप पी टाइप के ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। मैंने तो सिर्फ एक ग्लिम्स बताया है कि ऐसा भी बन सकता है, तो इसके ऊपर और डिटेल आप तैयार करेंगे। साथ में एक पूछा जा सकता है स्कॉटकी डिफेक्ट के बारे में, कि स्कॉटकी डिफेक्ट जो होता है वो लोअर्स द डेंसिटी। एग्री, बिल्कुल डेंसिटी लोअर करता है। क्यों डेंसिटी लोअर करता है? फॉर एवरी 1 कैटायन 1 एनायन इज मिसिंग। तो भैया जब वो पूरा जो उस क्रिस्टल का साइज़ है उसमें से कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी, मास तो वैसे ही कम हो जाएगा, एंड डेंसिटी इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू मास ओनली। ठीक है, तो इसके बारे में भी तैयार कर लें। देन है येलो कलर्ड। अब कलर्स के ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं, वो NaCl KCl इन सब के भी बन सकते हैं, LiCl के। मैं तो यहाँ Zn इसका ले रही हूँ। येलो कलर्ड ZnO इज मोर कंडक्टर देन ऑर्डिनरी। वाह क्या बात है, देखो
ऑर्डनरी वाला ZnS जो है वो वाइट कलर का होता है, ये ऑर्डनरी वाला वाइट है, जैसे हीट कर देते हो तो वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? इसके लिए इक्वेशन देनी पड़ेगी। ZnO ऑन हीटिंग व्हाट हैपेंस, गेट्स कन्वर्टेड टू Zn2 प्लस आयंस, देन हाफ O2 ऑक्सीजन ये एलिमिनेट हो गई और साथ में आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये तो चली गई पिक्चर में से, गायब ही हो गई। बचा जो है Zn2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, दीज ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट्स। ये इंटरस्टिशियल साइट्स में पैक हो जाते हैं। तो व्हाई डोंट यू गिव दिस इक्वेशन अलॉन्ग विद, आप इक्वेशन दीजिए ना, उसके नीचे लिख दीजिए दीज टू आर गोइंग इन इंटरस्टिशियल साइट्स, बस हो गया। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली दिस कलर विल बी इम्पार्टेड। जहाँ कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन आता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से 3 प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं। किस किस में? मैग्नेटिक कैरेक्टर एनहांस होता है, बढ़ जाता है, कलर आ जाता है, तो कलर इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और साथ में क्या होता है? कंडक्शन बढ़ता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज में से कुछ भी पूछा जाए उसका सीधा 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 आंसर बनता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी में भी पूछा जा सकता है, वो आपके ऊपर है, आप कितना जेन्युइन वे में उसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो वो यहाँ से बनेंगे, डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछने में तो फिर मज़ा ही क्या रहेगा। ये देखिए ये इक्वेशन थी, व्हाई डोंट यू असिस्ट, ये डालो हर बार। ZnO के बारे में पूछ लिया जाए ना, सोते जागते हमेशा याद रखो ये इक्वेशन तो डाल के ही आनी है, वहाँ रख के आनी है हर हालत में। आधी चीज़ें वापस लेके घर आ जाओगे, क्या मतलब है? पूरा वहीं पे छोड़ के आओ ना आंसर, जब पढ़ के गए हो तो वहाँ देख के आओ, बता के आओ टीचर्स को, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर आपसे कौन सी चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था जो आप नहीं लिख पाए, तो एटलीस्ट उसके मार्क्स तो मिल जाए। यहाँ से वो क्वेश्चन बना था ये येलो वाला, और कंडक्टिविटी वगैरह का तो मैंने बता दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या क्या फर्क पड़ता है ना, और इंट्रिंसिक थर्मोडाइनमिक वाले भी मैंने आपको पॉइंट बता दिया। एक टाइप के क्वेश्चंस और बन सकते हैं, वो है व्हाट हैपेंस व्हेन। अगर थ्योरेटिकल आ रहा है तो वो इस तरह से आ सकता है। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ZnO का ही आ सकता है कि ZnO इज़ स्ट्रांगली हीटेड। उन्होंने तो सिर्फ इतना सा बताया, बाकी का काम आप करेंगे, बताएंगे। कलर आ जाता है उसमें, और किस तरह का डिफेक्ट आ जाएगा, कंडक्शन बढ़ जाएगा, है ना, बेटर कंडक्टर हो जाएगा, ये सब चीज़ें आप ही को बतानी पड़ेगी। साथ में हो सकता है कि NaCl इज केप्ट इन सोडियम वेपर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। एफ सेंटर डिस्कस करना है आपको, और क्या पूरी तरह से एफ सेंटर जो यहाँ पे ऊपर बने हुए हैं, यहाँ पे है ये रहा एग्जाम्पल आपका, इसको समझा दीजिए। एफ सेंटर की वजह से ही तो होता है। सेम, ये तो मैंने NaCl का एग्जाम्पल ले लिया, ज़रूरी नहीं आपसे NaCl ही पूछा जाए, आपसे लिथियम क्लोराइड का भी पूछा जा सकता है, आपसे पोटेशियम क्लोराइड का भी पूछा जा सकता है ना। ये यहाँ देख लीजिए, LiCl जो है वो पिंक अपीयर होता है, NaCl येलो अपीयर होता है, जो पुराना नमक होता है वो नमक येलो भी हो जाता है। KCl ऑलवेज वायलेट या लिलैक पिंक हो जाता है, तो वो देख लें, ठीक है। और इस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे सिलिकन का मैंने ऊपर लिखा था, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिख देती हूँ, सिलिकन डोप्ड विद आर्सेनिक, तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन सिलिकॉन इज डोप्ड विद, इस लगा देते हैं इसमें आर्सेनिक। आर्सेनिक कौन से ग्रुप में से है? नाइट्रोजन फैमिली, हायर वाला है, तो एन टाइप कंडक्टर बनेगा। आप एन टाइप बता दीजिए, उसको समझा दीजिए पूरा। मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरी चीज़ समझानी पड़ेगी, है ना, कि डोपिंग किससे की गई है। लोअर वाले से भी दिखा सकते, तो फॉस्फोरस से भी आ सकता था, तब पी टाइप हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है, मैंने तो एक एग्जाम्पलीफाई कर दिया एक टाइप से, इसका दूसरा टाइप भी बन सकता है। सेम वी कैन बी आस्क्ड कि Fe3O4 इज हीटेड, तो क्या होगा? Fe3O4 को हीट कर रहे हैं, Fe3O4 में दोनों तरीके के ऑक्सीडेशन स्टेट है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। अब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है, बिकम्स पैरामैग्नेटिक। वैसे कैसा है, फेरोमैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक जो है वो फेरोमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक जो है सॉरी वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है ऑन हीटिंग। सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में, वो ध्यान रखना, ओके। ई और भी एक बन सकता है। अब जैसे हाई प्रेशर का पूछ लेते हैं, अभी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 1 आपको एग्जांपल बताया था, उसकी बेसिस पे बना रही हूँ ये वाला क्वेश्चन, कि हाई प्रेशर इज अप्लाइड ऑन NaCl टाइप ऑफ, ये ऐसा मैंने अभी लिखवाया था, स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, मोर कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ जाएगा, मतलब सीधी सी बात है, NaCl विल गेट कन्वर्टेड टू सीजियम क्लोराइड टाइप। एग्जैक्टली सीजियम क्लोराइड नहीं कह रहे हैं हम, कह रहे हैं उसका टाइप का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NaCl में 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका 8:8 है। प्रेशर बढ़ाने पे मोर एटम्स विल कम क्लोजर, इसीलिए 8:8 में चला जाएगा। तो ऐसे टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, लिमिट नहीं है कोई भी, कैसे भी हो सकते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की है कि इस टाइप से फ्रेमिंग आउट हो सकता है। तो मतलब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप रट के मगअप करके सिर्फ आप जा रहे हैं डिफरेंसेस को, तो नहीं,
उन डिफरेंसेस को मगअप नहीं करना है, बी लॉजिकल, बी प्रिपेयर्ड फॉर द रीजनिंग एबिलिटी, है ना, तो अपने अंदर वो एबिलिटीज इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर फॉर दिस, न्यूमेरिकल पढ़िए, प्रिपेयर कीजिए। कोई सजेशंस हो तो मुझे बताते रहें, अगर मेल भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए कि कोई और एक कोई छोटा टॉपिक भी अगर ऐसा लग रहा है जिसको आपको एनहांस्ड जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज टेल मी। ओके, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।